काल पे विषय उठाते थे। आज 1 से लेकर 5 तक सब प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के हैं और वह भी वरिष्ठ सदस्यों के हैं। हाँ, इसलिए क्वेश्चन आवर को डिस्टर्बेंस मत करो, आज स्थगन भी मत लगाया करो। क्वेश्चन नंबर 221 सर, प्रश्न नंबर 221। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखें। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, क्योंकि इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल है तो मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूं कि नहीं, पूरा इतिहास प्रश्नकाल मत पूरा बताओ। इतिहास में मैं आपको कुछ और बता रहा था कि आज 15 साल और 96 दिन बाद पहले नंबर के ऊपर ये मेरा तारे वाला सवाल लगा है। आखिरी बारी 10 दिसंबर 2009 को क्वेश्चन नंबर 1, इससे जो 2 लोकसभा पहले थी उसमें लगा था। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि अगर इस सदन की संख्या बढ़ गई तो शायद ये सवाल 15 साल की जगह फिर 30 साल में लगना शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष जी, आज से 96 वर्ष पहले जब शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में अपना विरोध दर्ज किया था तो उन्होंने कुछ पर्चे फेंके थे। उस पर्चे को रेड पैम्फलेट कहते हैं। उस पर्चे की कुछ प्रतिलिपियां और उनका कुछ निजी सामान जो सार्वजनिक खबरें हैं उसके अनुसार अभी भी पार्लियामेंट स्टेशन के पुलिस स्टेशन के मालखाने में पड़ा है। अब सरकार की तरफ से ये जवाब आया है कि ऐसा नहीं है। मैं इसमें कोई विरोधाभास में नहीं पड़ना चाहता, पर मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं, बहुत विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि ये हो सकता है कि जिस चीज का मैंने जिक्र किया और उसके साथ साथ कुछ और भी ऐतिहासिक सामान उस मालखाने में पड़ा हुआ है। मेरा सरकार से ये आग्रह है कि इसको एक बारी दोबारा से गंभीरता से दिखवा ले, क्योंकि भारत की विरासत से, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से ये जुड़ी हुई बहुत ही एक अटूट पहलू है। ये मेरा पहला सप्लीमेंट है। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, जो सुझाव दिया है, उसके लिए उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था और जैसा उन्होंने कहा है कि वो उस विरोधाभास में नहीं जाना सदस्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो जो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो अपनी तरफ से श्रद्धा व्यक्त की, उसका मैं सम्मान एक बार फिर करना चाहता हूँ। माननीय सदस्य ने मालखाने में पड़ी हुई वस्तुओं के बारे में जिक्र किया है। सामान्यतः हमारी विधिक प्रक्रिया के अनुरूप मालखाने में यदि कोई सामान रखा है तो न्यायालय के आदेश से ही उस सामान को एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी इस तरह की व्यवस्था है कि कोई नोटिफाइड एंटिक्विटी या कोई इस तरह की हेरिटेज जो है इम्पोर्टेंस की वैल्यूएबल संपदा अगर किसी मालखाने में पहुंचती है तो उसका जो है सूचना उसकी एएसआई को दी जाती है और उसके बाद में डीजी एएसआई उसकी एक पूरी प्रक्रिया करके उसका संरक्षण किस तरह से करना है, उसका कंजर्वेशन के लिए क्या व्यवस्था करनी है, उसको सुनिश्चित करने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इतिहास से जुड़े हुए और विशेष रूप से स्वतंत्रता के इतिहास से जुड़े हुए विषयों को लेकर के माननीय सदस्य ने जिस तरह का प्रश्न किया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। इस सुझाव के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। माननीय सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री ये है कि इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में और ब्रिटिश म्यूजियम में 1607 ऐसे पर्चे हैं जो 1901 से लेकर 1947 तक उन पे जो साम्राज्यवादी सरकार थी उसने प्रतिबंध लगाया है। ये जो पर्चे हैं पैम्फलेट्स, इसमें अधिकतर
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पैम्फलेट्स हैं और ये 2017 में ही डिक्लासिफाई हुए, 17-18 में। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इन पैम्फलेट्स के बारे में जानकारी है, और दूसरा, इनकी जो प्रतिलिपियां हैं उनको वापस लाने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल की जाएगी। और अध्यक्ष जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक ये है कि जो भारत की न्यायपालिका है उसमें जो आरोप पत्र दर्ज हैं और जो जुडिशियल रिकॉर्ड है 1900 से लेकर 1947 तक, वो जो इस मुल्क के आम आदमी की भूमिका रही है स्वतंत्रता संग्राम में, उसकी सुनहरी कहानी कहता है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है, कोई सरकार ऐसा प्रोजेक्ट बनाएगी कि ये जो आरोप पत्र है, जो जुडिशियल रिकॉर्ड है, जो स्कैटर्ड पड़ा है पूरे देश में, इसको इकट्ठा करके, उसको कैटलॉग करके, जो आम आदमी की भूमिका रही है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, क्या उसकी कहानी इस देश के सामने रखेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर सम्मानीय सदस्य का धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपका संरक्षण चाहता हूं, क्योंकि मूल प्रश्न से हम बहुत दूर चले गए। इसलिए मैं आधिकारिक रूप से ये कहूं कि इस तरह के कोई प्रयास जिन पर जो है दस्तावेज वो संज्ञान में है, ये उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए सारे ऐसे सेनानायक, आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश भर ने मनाया, तब ऐसे सारे महानायक जिनको भुला दिया गया था, कुछ काल के प्रभाव में भुला दिए गए थे, कुछ को सह आशय, कुछ योजनाबद्ध तरीके से भुलाया गया था, उन सबको सामने लाने के लिए प्रयास किए थे। और इस तरह के सारे जो है लोक नायकों से जुड़े हुए सब दस्तावेजों का संग्रहण करने का काम सरकार ने किया था। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल आर्काइव्स का इस तरह का डिजिटाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, जहां पिछली समय में आज से 10 साल पहले तक एक साल में लगभग 3-4 लाख पन्नों का इस तरह का कंजर्वेशन का काम होता था। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने डिजिटाइजेशन ऑफ नेशनल आर्काइव्स रिकॉर्ड्स प्रारंभ किया है, उसके तहत पिछले केवल एक फरवरी माह में, मैं फरवरी माह इसलिए कोट कर रहा हूँ कि जो है साल का सबसे छोटा महीना होता है, 6,40,000 से ज़्यादा पन्नों को हमने कंजर्व किया और दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन प्रोग्राम हमारे नेशनल आर्काइव्स में चल रहा है, जिसमें हम लगभग 3 करोड़ पेजेस को अब तक डिजिटाइज कर चुके हैं। इसी के साथ साथ में इसी तरह के इनिशिएटिव्स जो है सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में देश के सारे कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स को उन्होंने आग्रह किया है, जिसको नेशनल आर्काइव्स जो है हमारी एक्सपर्टीज़ के चलते हुए हम उनको भी मेंटरशिप कर रहे हैं कि देश के सारे इस तरह के जुडिशियल रिकॉर्ड्स को भी हम आर्काइव करें। और इन आर्काइव्स ये जो आर्काइव्स डॉक्यूमेंट है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जिनको हमने डिजिटाइज किया है उनको अभिलेख पटल पर हमने पब्लिक एक्सेस के लिए रखा है, ताकि लोग, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, इतिहास का अध्ययन करने वाले लोग उन सबको पढ़ सकें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में घोषित किया, जिसमें इस तरह के सारे दस्तावेज न केवल आज़ादी से जुड़े हुए अपितु ऐतिहासिक धरोहर जो हमारी हजारों साल की है, बाघ की छाल पे लिखी, जो पेड़ की छाल पे लिखी हुई, भोजपत्र, ताड़पत्र, सिल्क के कपड़े पर लिखी हुई, हैंडमेड पेपर्स पर लिखी हुई, जो लगभग 2000 साल पुरानी तक जितनी भी रिकॉर्ड्स, जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स सरकार के पास में, राज्य सरकारों के पास में, आर्काइव्स के पास में, प्राइवेट लोगों के पास में, म्यूजियम्स के पास में, यूनिवर्सिटीज़ के पास में, उन सब का जो है कंजर्वेशन और डिजिटाइजेशन हम ज्ञानम भारतम मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनाउंस हुआ उस पर करने वाले। निश्चित रूप से इस तरह के दस्तावेज भारत के इतिहास से जुड़े हुए हैं, भारत के स्वतंत्रता के इतिहास से जुड़े हुए हैं, वो हम सब के लिए अमूल्य थाती है। उनका कंजर्वेशन करके उस रिकॉर्ड को सारे को डिजिटाइज करके पब्लिक के पास में के लिए रेडी रेफरेंस के लिए उपलब्ध हो, इसके ऊपर हम निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। श्री टी.आर. बालू जी। टी.आर. बालू। Speaker sir, in 2022, the selection committee to select the tableaus of the Republic Day parade has miserably failed to select the freedom fighters of Tamil Nadu
who have given their life and who have been killed brutally by the Britishers. See, I want to know whether this government will come forward to select all these freedom fighters, namely Swami Chidambaram, Velanachiyar, Koili, Veerapandiya Kattabomman, Marudu Brothers, Dheeran Chinnamalai, Undi Veeran, and Bhasha Iyengar, and so on, could be recognized at least now to say that these freedom fighters are taken into consideration by this government. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो 2022 के टैब्लू को लेकर के जो प्रश्न किया है या जिसका संदर्भ लिया है, ये सीधे प्रत्यक्ष रूप से एक कमेटी बनी हुई है जो बहुत सारे विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए उसकी कलात्मक गुणवत्ता से लेकर के अन्य पक्षों पर विचार करते हुए इस पर निर्णय करती है। मैं उस निर्णय के ऊपर अब आज 4 साल बाद में किसी तरह की टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूँ, जैसा मैंने पहले पूरक प्रश्न के उत्तर में भी कहा, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव में ऐसे सारे फ्रीडम फाइटर्स देश में, क्योंकि भारत में अंग्रेज सत्ता के आगमन के साथ ही भारत में प्रतिरोध प्रारंभ हो गया था, और वो प्रतिरोध जो है वनवासियों ने, आदिवासियों से लेकर के देश भर में अनेक स्थलों पर ऐसे छोटे छोटे विद्रोह जो हैं, ऐसे छोटे छोटे अंग्रेजों को के खिलाफ जो है वो मूवमेंट हुए जिसमें अनेक लोगों ने शहादत दी है। ऐसे सारे शहीदों का सम्मान हो सके, इसको लेकर के आज़ादी का अमृत महोत्सव में हर प्रदेश में, हर जिले में, हर स्थान पर इस तरह की योजना बना करके ऐसे भुला दिए गए अमर शहीदों का, सेना नायकों का, ऐसे सारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान पुनः स्थापित हो, लोग उनको जान सकें, इसको लेकर के एक प्रयास प्रारंभ किया गया था। और प्रयास केवल वहाँ तक नहीं, उन सब के जीवन से जुड़े हुए विषयों को जो है विभिन्न अवसरों पर लोगों के सामने लाया जा सके, इसको लेकर के भी योजनाएं प्रारंभ की। मैं सम्मानीय सदस्य और सदन के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव में जब इस विषयों पर काम हुआ, उसके बाद में ही कुछ एयरलाइंस ने अपने यहाँ पर उनसे रिलेटेड तिथियों पर, उनका जन्म दिवस होगा या उनकी पुण्यतिथि होगी, ऐसे दिवस पर हवाई जहाज में भी अनाउंसमेंट हो सके, इसकी व्यवस्था सरकार के पहल के बाद में हुई है। मैं ये मानता हूँ कि ऐसे सारे प्रयासों के चलते हुए हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको पिछले 100 साल 150 साल में इतिहास में के पन्नों में दफन कर दिया गया था या जानबूझ करके भी कुछ लोगों को भुलाने की कोशिश की गई थी। ऐसे सारे लोगों का सम्मान पुनः स्थापित हो, ऐसे लोगों का परिचय हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ में कराने के उद्देश्य से इस तरह की योजना पर काम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 222 श्री मणिकम टेगोर। क्वेश्चन नहीं पूछना क्या आपको, क्या लाइक करना है? क्वेश्चन नंबर 222 सर। माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सदन के पटल पर है। माननीय सदस्य। Sir, primary objective of the Insolvency Bankruptcy Code is to expedite the process and rescue the corporate debtor in distress. However, the main purpose is getting defeated. I'll tell you how. Majority of the cases are getting into liquidation. Its process is getting prolonged without any strong and genuine reasons. Functioning of NCLT and NCLATs are not in line with the objective of the code. If you go through the record, anyone can easily notice that both are not providing judgments in time. The orders are getting reserved for 6 to 8 months together for silly reasons like non-availability of stenographers, server issues, and public money is being wasted. I want to ask the Honorable Minister whether the government is aware how many judgments are on hold. Will the government bring some steps for any timeline to announce the judgments once the arguments are over? Thank you, ma'am. अध्यक्ष महोदय, वैसे ये क्वेश्चन एनसीएलटी को लेकर के है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट आईबीसी को लेकर के भी है। माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं उनकी जानकारी में बताना चाहता हूं कि आईबीसी में 40,943 एप्लीकेशंस फाइल हुई, जिसमें से 28,818 एप्लीकेशंस एडमिशन से पहले ही रिजॉल्व हुई हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। और उसके बावजूद जो पेंडिंग या अंडर ट्रायल हम जिसको कह सकते हैं, जो ये 28,800 रिजॉल्व हुई हैं,
इसमें 10 लाख करोड़ के करीब अमाउंट रिजॉल्व हो पाया है। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ इसमें 1119 रेजोल्यूशन पे गए हैं, क्योंकि आईबीसी का कोर्ट का डेटरेंट ऐसा है कि यहां पर ठीक से निर्णय हो पाते हैं। इस कारण से 28,000 रिजॉल्व एडमिशन से पहले हो पाई। जो ये फिगर है कि ये इंसॉल्वेंसी की तरफ 2707 एप्लीकेशन गई हैं, क्योंकि वो पहले रिजॉल्व हो जाती हैं। इस कारण से उसके रिजोल्यूशन पे भी 1119 रिजॉल्व हो पाई हैं, और उसके अंदर केवल जो वॉलंटरी लिक्विडेशन पे हैं वो 1598 हैं, और जो ऑनगोइंग प्रोसेस में हैं, जो ऑनगोइंग लिटिगेशन चल रही है, वो केवल 1983 केसेस हैं जो ऑनगोइंग चल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस एडमिटेड इन आईबीसी अंडर आईबीसी इज 8175 ओनली। ओके, माननीय ऑनरेबल मेंबर। Sir, I was asking a question, but he was not giving. Honorable Minister was giving not a specific answer. I'll try in a different way, sir. Can the Honorable Minister provide details of the cases where the creditors have taken huge haircuts in insolvency proceedings, like the government's favorite group acquiring Coastal Energen Company for a mere 3,300 crores through NCLT, that is 72% haircut, meaning a loss of 8,300 crores to public. What steps are being taken to prevent such misuse of insolvency proceedings by cronies like Adani Group? आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये जो 32% अमाउंट रियलाइज होता है रिजोल्यूशन में, वो एडमिटेड क्लेम्स हैं। जिस दिन कंपनी लिटिगेशन में जाती है, अगर उस दिन उसकी लिक्विडेशन वैल्यू देखी जाए और जो क्लेम्स रियलाइज हुए दैट इज 162%, और अगर फेयर वैल्यू पे जाया जाए, जिस दिन कंपनी लिटिगेशन में जाती है उस दिन उसकी एसेट्स का और कंपनी की जो वैल्यू है वो 89% उसकी फेयर वैल्यू है। सो इट हैज टू बी लुक्ड इनटू इन दिस पर्सपेक्टिव आल्सो दैट 32% द हेयर कट यू वर asking is respected sir, only 32% is of the admitted claims. श्री विजय कुमार उप विजय बसंत। Thank you, Speaker, sir. Sir, my supplementary question: is the government undertaken any assessments or studies on the effectiveness of IBC in resolving insolvency cases and its impact on India's overall business environment? If yes, could the government share the findings and future action points based on these assessments? Thank you. आदरणीय अध्यक्ष जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने इसके ऊपर एक अच्छा स्टडी किया है, जिसके कारण से इसका डिटेल मैं आदरणीय महोदय को दे दूंगा, लेकिन कुछ सेलिएंट फीचर्स मैं बता भी सकता हूं। जो रिजोल्यूशन होते हैं उसकी इफेक्टिवनेस पर और उसके आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर जो IIM में अहमदाबाद ने स्टडीज़ की है, उसमें फाइनेंशियल रिकवरी के ऊपर भी सारी स्टडी है। जो मैंने अभी बताया कि एडमिटेड क्लेम्स का 32% रियलाइज होता है और लिक्विडेशन वैल्यू का 168% रियलाइज होता है। इसकी कंपनीज के रिजॉल्व होने के बाद अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी सेल्स ग्रोथ हैज इंक्रीज्ड बाय 76% ऑफ दोज रिजॉल्व्ड कंपनीज। उसकी ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव हुई है, एम्प्लॉयमेंट भी 50% बेहतर हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये कुछ डिटेल्स हैं और इसकी काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसको पूरी रिपोर्ट दे सकता हूं। ठीक है। श्री रमाशंकर राजभर। बहुत कृपा अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, 2014 के बाद दिवाला कंपनियों की बाढ़ आई रियल इस्टेट में। रियल इस्टेट कंपनियों ने कंपनी बनाई, अपने नाती पोतों के नाम से फर्जी कंपनी बनाई और निवेशकों और बायर्स को
घर देने के बजाय वो अब तक लाखों रुपया का पैसा लूट लिया गया, लाखों बायर्स का। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये सारे मुकदमे एनसीएलटी में गए और वहां एनसीएलटी ने इस पर कितना निर्णय किया, उन बायर्स का पैसा कब तक आएगा? एनसीएलटी न फायदा वो मुकदमों का निस्तारण कर रही है, न उस पर मुकदमों पर फैसला दे रही है, न उस बायर का पैसा मिल। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हजारों निवेशक देश के रियल इस्टेट में अपनी भूमि लगा करके नौकरी का सारा पैसा लगा दिया, पेंशन का पैसा लगा दिया, तो ये एनसीएलटी कंपनी कब तक उनका पैसा दिलवाने का इंतजाम करेगी, यह मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, एनसीएलटी में और विशेष तौर से आईबीसी के तहत जो ये होम बायर्स को लेकर के विषय आता है, इसमें बहुत से रिफॉर्म्स सरकार ने किए हैं। इसके अंदर जो अलग से अगर कोई बड़ा बिल्डर एनसीएलटी में जाता है और उसके अलावा हमारा कोई कंज्यूमर वहां जाता है, तो उनकी बड़े प्रोजेक्ट्स में कोई टॉवर के बेस पर भी उसका रिजोल्यूशन हमने संभव कराया है। और इसके अलावा पोजेशन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ under IBC in NCLT, handover of possession of home buyers during the proceedings, ये भी हमने इंश्योर किया है। और इसके अलावा जो exclusion of units of home buyers having possession from liquidation estates in these cases where the corporate debtors has given possession to an allottee in the real estate, such assets shall not form a part of liquidation estate also। इसके ऊपर बहुत से रिलैक्सेशन भी हमने होम बायर्स को दिया है, जिसके अंतर्गत वो जो कंपनीज लिटिगेशन में है, रिजोल्यूशन प्रोसेस में है, उसमें भी जो होम बायर्स हैं उनको पूरा रिलैक्सेशंस और उनका हैंडओवर ऑफ द पोजीशन भी हम उसमें दे रहे हैं। इसके ऊपर भी पूरा हमारे पास डिटेल्ड रिफॉर्म्स हैं, हमारे पास पूरे डिटेल्ड रिफॉर्म्स जो हमने किए हैं, लगभग 15-20 पेजेस का वो डिटेल है, जिसका मैंने सेलिएंट फीचर्स आपको बताए हैं। आप कहेंगे तो मैं वो भी आपको दे सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 223 ए मनी। क्वेश्चन नंबर 223 माननीय मंत्री जी। कल पे रखा है श्री संबित पात्रा। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, हम सबको विदित है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का धाम पूरी धाम चतुर्धाम में से एक अग्रम धाम है और इस धाम में प्रत्येक वर्ष महाप्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र जी और अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ रथारूढ़ होते हैं, रत्न सिंहासन से उतर करके रथारूढ़ होते हैं और यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। मैं मानता हूँ और करोड़ों लोग मानते हैं कि लोकतंत्र की जननी जगन्नाथ जी की यही परंपरा है, क्योंकि गरीबों से मिलना वो खुद चाहते हैं और वो राजाधिराज होकर बाहर निकलते हैं। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि इतने बड़े परंपरा को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को में इसको जोड़ा जाए। जिस प्रकार से गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि विगत दिनों में दुर्गा पूजा को जोड़ा गया, जिस प्रकार से महाकुंभ को जोड़ा गया, महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर मेरे पास जो विदित ज्ञान है, श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन SGTA ने भी माननीय मंत्री जी को सब दस्तावेज सौंपे हैं। अगर इसे त्वरित गति से काम किया जाए तो ये हम सब के लिए 4.5 करोड़ उड़िया और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अच्छा रहे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव के लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। निश्चित रूप से जगन्नाथपुरी धाम हम सब भारतीयों के लिए एक आस्था का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से जगन्नाथपुरी धाम का जो है कॉरिडोर बना है, उसके बाद में वहाँ यात्रियों की सुविधाओं में भी निश्चित रूप से विस्तार हुआ है।
जगन्नाथ यात्रा को, रथ यात्रा को वर्ल्ड हेरिटेज की इंटेंजिबल एसेट्स की लिस्ट में लिया जाए। इस प्रस्ताव का मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं सदन के संज्ञान के लिए अभी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद में देश में 13 ऐसे हमारी स्थापत्य कला को लेकर के, हमारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स और हमारे टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की सूची में सम्मिलित करवाया गया है। और आज से 2-3 दिन पहले इस टेंटेटिव लिस्ट में भारत सरकार के प्रस्ताव पर 6 ऐसे नए जो है साइट्स को जो सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें बुंदेल राजाओं के बनाए हुए पैलेसेस और फोर्ट्स की सीरीज है जो एमपी और उत्तर प्रदेश में है। सीरियल नॉमिनेशन ऑफ गुप्ता टेम्पल्स जो हैं, गुप्तकालीन मंदिरों की श्रृंखला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में है। सीरियल नॉमिनेशन ऑफ 64 योगिनी मंदिर जो हैं उसका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में जो स्थित हैं। अश्वकाल रॉक्स जो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गुजरात में हैं। इसके अलावा मेगालिथिक मैनर जो हैं जो तेलंगाना में है। कांगड़ वैली नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में है। ऐसे 6 ऐसे सीरियल नॉमिनेशंस ऑलरेडी इस साल की जो है अभी टेंटेटिव लिस्ट में जोड़े गए। वो निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। ये ऐसा जो है अवसर आपने मुझे दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद। श्री बेनी बानन। Sir, the objectives and the mandate of the zonal cultural centers are said to be the promotion and the preservation of folk, tribal and local arts. But are these artists treated at par with the classical artists in terms of remuneration, travel and hotel facilities? Are they graded by the Doordarshan and impelled by the ICSR? Sir, why the zonal culture centers are not recruiting the required staff for the past? Sir, how many artists are repeated by the Sangeet Academy their events for the last 5 years? Many times the programs are given to the board members and their relatives. So, can you give a detailed program given by the Sangeet Academy board members, their relatives? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से हट करके थोड़ा दूर चला गया है और इन्होंने पूरी सूची सारे संगीत नाटक एकेडमी ने जो है आपका प्रश्न जनरल कल्चर सेंटर से संबद्ध था। आपने संगीत नाटक एकेडमी से संबंधित जो कलाकार हैं जिनकी ग्रेडिंग संगीत नाटक एकेडमी ने की है या दूरदर्शन ने जिनका ग्रेडिंग किया है, उनको दिए गए प्रोग्राम्स की सूची मांगी है। बहुत विस्तृत सूची है क्योंकि भारत सरकार के संगीत नाटक अकेडमी और जेडसीसी बहुत सारे कार्यक्रम कराते हैं। किन आर्टिस्ट को क्या प्रोग्राम्स दिए गए। मैं माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में कभी भी कार्यालय मत बुलाया करो, उनके साथ में सारी सूची जो है उनके साथ में निश्चित रूप से साझा करके अपने आप को प्रसन्न महसूस करूँ। श्री सदन में कभी भी कार्यालय में बुलाने की बात करना बंद कर दो। आपके दो में आपको भेज देंगे, सूचना भेज देंगे, ठीक है ना। कार्यालय बुलाने की बात आप पर्सनल करते रहो। श्री कीर्ति आजाद। हाँ, धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये तुम जानते हैं कि जेडसीसी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है कल्चरल एक्टिविटीज़ में, लेकिन बहुत बार यह पाया गया है और कई बार जब हम लोग कमेटी के टूर पे भी जाते हैं तो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें अधिकतर लोग प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको कि बुलाया जाता है और स्थानीय लोग जो हैं उनका जो रहता है वो नहीं आ पाता है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्थानीय लोगों को बढ़ावा देने के लिए वहां के ऑथेंटिक जो नृत्य हैं, गान हैं या दूसरे कल्चर हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? आप भी चेयरमैन हो ना कोई कमेटी के? क्या था उसी में, इसीलिए उसका और उसके पहले भी 1999 से जाता रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि स्थानीय लोगों को मौका नहीं दिया जाता, मैं उस बात से बिल्कुल भी असहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा सा सूचना का अभाव माननीय सदस्य को है और मैं आग्रह करूँगा कि वो एक बार जाकर के जोनल कल्चरल सेंटर्स पे और ज़्यादा गहराई से उनके कार्यक्रमों में देखें, क्योंकि जोनल कल्चरल सेंटर्स प्राथमिक रूप से सारे ट्राइबल, लोकल और वहाँ के आर्ट फॉर्म्स को, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को ही सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं।
और पिछले वर्षों में जिस तरह से जोनल कल्चरल सेंटर्स ने काम किया है, केवल जो है प्रेजेंट आर्टिस्ट नहीं, उसके अतिरिक्त भी जोनल कल्चरल सेंटर्स ने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ चलाते हैं, उनको मॉनिटरीली सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोग्राम दे करके सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ में ऐसी वैनिशिंग आर्ट्स जो अब लगभग समाप्ति की ओर पे चली गई थी, ऐसे आइडेंटिफाई करके उन आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी हम काम करते हैं। मैं माननीय सदस्य और सदन के लिए संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब के जो बाजीगर्स हैं, जो अपनी कला दिखाते थे, वो बाजीगर्स की जो है अस्तित्व समाप्त हो गया था, वो विधा समाप्त हो रही थी। हमने पिछले वर्षों में उन बाजीगर्स को सपोर्ट करने के लिए उनको गुरु शिष्य परंपरा के साथ में जोड़ करके ऐसे जो है लोगों को आइडेंटिफाई करके पूरे पंजाब हरियाणा में ऐसे 62 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सपोर्ट एक्सटेंड करके उनके शोज़ ऑर्गेनाइज करा करके और उनको इस विधा को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए काम किया। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की रुबाना और खंजरी जो डाइंग इंस्ट्रूमेंट थे, उनको भी, उनके आर्टिस्ट को भी वापस रिवाइवल के लिए काम किया। थारू बुस का ट्राइबल डांस जो उत्तराखंड का है, उसको लेकर के भी वापस रिवाइवल के लिए काम किया। एक बहुत लंबी सूची है। हम स्थानीय कलाकारों को, स्थानीय विधाओं को, इन सब को प्रमोट करने का काम इसके माध्यम से, NZCCs के माध्यम से करते हैं। संस्कृति की सारी विधाओं को, ऐसी जो विधाएं लुप्त प्राय हो रही हैं या जिनको हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, उनका कंप्लीट एक जो है उनको सपोर्ट करना, उनको गुरु शिष्य परंपरा के तहत उनके नए उससे लोगों को जोड़ना और उसके साथ साथ में उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करना तक का पूरी व्यवस्था जो है ZCCs के माध्यम से की जाती है। श्रीमती डॉक्टर Thank you very much. Thank you very much, Speaker, sir. Sir, the recent archaeological findings from Sivagalai in Tamil Nadu have revolutionized our understanding of India's Iron Age. Scientific evidence now confirms that iron smelting in Tamil Nadu dates back to 2172 BCE, predating its emergence in Gangetic Plains. Our Chief Minister has substantiated the evidence scientifically, sir, and has proposed a plan to set up a historical museum also in that. I would like to know through you, sir, from the Union Minister, that whether our Union government will acknowledge this and recognize it as a World Heritage Center and take it up to the world's cultural scenario. Thank you very much, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य का प्रश्न बिल्कुल मूल प्रश्न से दूर हट करके ये कल्चरल सेंटर्स के प्रश्न पर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की चर्चा उन्होंने की है, लेकिन अब तक प्राइमरीली जो विषय अखबारों के माध्यम से और जो समाचार के विभिन्न चैनल्स के माध्यम से हम सब के संज्ञान में आया है, मैं मोटे तौर पर इतना कह सकता हूं कि अभी तक जिन फाइंडिंग्स की बात माननीय सदस्य ने अभी की है और जिसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी डिफरेंट चैनल्स में की है, उसका अभी साइंटिफिक वैलिडेशन अभी किसी तरह से नहीं हुआ है। एक बार साइंटिफिक वैलिडेशन की अपनी एक सुदीर्घ व्यवस्था है, एक बार वो साइंटिफिक वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद ही इस तरह की किसी विषय पर टिप्पणी करना अनुकूल होगा। क्वेश्चन नंबर 224 श्री गौरव गोगोई जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 224। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उत्तर में इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन का उल्लेख किया गया है और इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स में कुछ एक्टिविटीज होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं। असम में एक इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है होलोंगापार गिबॉन सैंक्चुरी, होलोंगापार गिबॉन सैंक्चुरी। इसका जब ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2018 में निकलता है कि कौन से वो एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, तो उसमें तेल और गैस का विवरण होता है। सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग न्यू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कॉजिंग पोल्यूशन, उनके ड्राफ्ट नोटिफिकेशन उनके एनेक्स्चर में आता है। ये है 2018 में। लेकिन 2019 में जब दोबारा फाइनल नोटिफिकेशन आता है कि इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन होलोंगापार गिबन में कौन से वो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज है, तो तेल और गैस गायब हो जाता है। उसमें सिर्फ सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन आ जाता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो पहले एक्सप्लिसिटली मेंशन था, उसको हटाया जाता है। आप समझ सकते हो, अब उस होलोंगापार गिबन सैंक्चुरी में एक बड़ा तेल कंपनी वहां पर एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। तो हम तो जानना चाहते हैं कि एक्सप्लोरेशन ये ऑयल और गैस
नोटिफिकेशन से कैसे हटा? और हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मानो तेल मिला तो तेल का तो एक्सट्रैक्शन करेंगे, तेल का तो प्रोडक्शन होगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साफ साफ कहता है कि रेड कैटेगरी लिस्ट है ऑन ऑफशोर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस, रेड कैटेगरी लिस्ट में आता है, जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में नहीं अलाउड है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने जब ऑयल प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता तो एक इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में वो ऑयल एक्सप्लोरेशन क्यों अलाउ कर रहे हैं? थैंक यू सर। माननीय सदस्य जी का जो सवाल है सर, जो मूल प्रश्न है वो फॉरेस्ट कवर असम में डिक्लाइन हुआ है, क्या हो रहा है, उसको लेकर है। अब आप माननीय सदस्य एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं, इको सेंसिटिव जोन की बात कर रहे हैं, सो उसके बारे में डिटेल लेके मैं बता दूंगा सर। लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है सर, हमारे देश के लिए खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत ही खास महत्व रखता है सर। वहाँ का डेवलपमेंट हम लोगों के लिए एक प्रायोरिटी है। मैं माननीय हाउस को बताना चाहता हूँ सर कि पिछले 11 साल सर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 8% हो गया है और वो अपने नेशनल एवरेज इंडेक्स से बहुत ज़्यादा है सर। द डेवलपमेंट प्रायोरिटीज फॉर अ कंट्री इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कुछ भी डेवलपमेंट के नाम पे, चाहे अपने इको सेंसिटिव जोन्स हों, फॉरेस्ट एरियाज हों सर, उसका एक नियम कानून, एक प्रोसीजर है सर। इसमें जो हम लोगों का वन संरक्षण संविधान अधिनियम 1980 है सर, उसमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है कि कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी किस ढंग से की जाएगी, उसके क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। अगर उससे हमारे फॉरेस्ट को या एनवायरनमेंट को कोई नुकसान होता है तो उसको मिटिगेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस हम लोग करेंगे सर। थैंक यू सर। माननीय सदस्य महोदय, इस सदन में आज हम कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को मिस कर रहे हैं। अगर वो उपस्थित होते तो आज हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता। उनके पिता, अगर आज ये जब ये सवाल है, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, आज ये जब सवाल है तो उनको उपस्थिति होनी चाहिए। एक मिनट, एमओएस दे सकते हैं पर आज वो उपस्थित क्यों नहीं है सर? एक मिनट उनके वो उत्तर दे सकते हैं पर एक मिनट वेणुगोपाल जी, एक मिनट गौरव जी एक मिनट। उनके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, उनकी सूचना मुझे सदन में दे दी है, इसलिए राज्य मंत्री जवाब दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संवेदना उनके साथ है और उनके परिवार के साथ है। मेरा दूसरा सवाल है सर कि असम्स फॉरेस्ट कवर हैज रिड्यूस्ड बाय 86 स्क्वायर किलोमीटर्स बिटवीन 21 एंड 23। ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का है। तो जितना भी गतिविधियों का उल्लेख आदरणीय मंत्री ने किया है, हो सकता है कि राज्य सरकार इनके एडवाइजरी को पालन नहीं कर रही, या ये जो फंड्स भेज रहे हैं उसका राज्य सरकार दुरुपयोग कर रहे, क्योंकि फॉरेस्ट कवर बढ़ा नहीं है, पिछले 3-4 सालों में घटा है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहता है असम फॉरेस्ट कवर हैज रिड्यूस्ड बाय 86.66 स्क्वायर kilometers between 21 and 23. Altogether, as per Assam Science and Technology Environment Council, Assam has lost 83.92 square kilometers of forest and tree cover over 2 years. और सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? सबसे ज्यादा हो रहा है कार्बी आंगलोंग में, सबसे ज्यादा हो रहा है डीमा हसाओ में, जहां पर सिवियर डिग्रेडेशन हो रहा है क्योंकि वहां पर जंगल काटे जा रहे हैं और अवैध कोयला खनन हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या ये जो फॉरेस्ट ज्यादातर कार्बी आंगलोंग और डीमा हसाओ में अवैध कोयला खनन के द्वारा घटे जा रहे हैं, क्या वहां पर सेंट्रल टीम जाएगी, क्या वहां पर इंक्वायरी बैठाएगी, और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स का क्या रोल रहा है, क्या उन पर इन्वेस्टिगेशन होगी? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, मैं आपके थ्रू जानकारी में लाना चाहता हूं कि सर, जहां तक आसाम के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात है और जहां तक फॉरेस्ट कवर की बात है, सर पिछले 10 साल में डिजिटल चेंज जो हुआ है फॉरेस्ट कवर का आसाम में, वो घटा नहीं बल्कि 748.65 किलोमीटर बढ़ा है, और सर जो कि 2.72% है ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर आसाम। सर पिछले साल में माननीय सदस्य जी का कंसर्न सही है कि पिछले साल में कम हुआ है, लेकिन कितना कम हुआ है? केवल 0.038%। सर इसके साथ साथ
हम लोग आसाम में ट्री कवर बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी ले रहे हैं सर। कैंपा प्लांटेशन से हम लोगों ने 10,759 हेक्टेयर हम लोगों ने कवर किया सर बिटवीन 2020 एंड 21 सर। इसी तरह फॉरेस्ट कवर के लिए यहाँ पे एक न्यू बटालियन ऑफ असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स रेज की गई है, जिसमें 2000 फॉरेस्ट फ्रंटलाइन स्टाफ रिक्रूट किए गए हैं। सो जहाँ तक असम की बात है, काजीरंगा ऑल्सो ऑक्यूपाइज अ वेरी स्पेशल मेंशन इन असम सर। वहाँ पे हम लोग नॉट ओनली हम लोगों ने पोचिंग खत्म कर दी है, लेकिन वहाँ पे सैकड़ों किलोमीटर अवैध इंक्रोचमेंट से खाली किए हैं सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग दीज वेरियस स्टेप्स एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स टू कैरी आउट दीज एक्ट्स। हम लोग एक एडवाइजरी बॉडी हैं, हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। इसके साथ जो कंसर्न माननीय सदस्य जी ने रेज किया है वो सही है, कम हुआ है लेकिन मार्जिनल कम हुआ है। और क्यों कम हुआ है सर, इसका इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। के फ्रांसिस जॉर्ज। Sir, in Assam, if it is degradation of forest is the problem. In Kerala, sir, it is the aggregation of forests. Sir, according to the latest forest report, Forest of India report, Kerala's forest cover is 29.66% and the green cover is 64.26% compared to the all India average of 23.59% and 9.34% respectively. Sir, we have a serious problem of human-animal conflict in Kerala. Every day, sir, somebody is getting killed. The people living near to the forest fringes, every day someone is getting killed and, crops are being destroyed. And nothing is being done to protect the poor people. And the state government say that the 1972 Wildlife Protection Act, the provisions of that act does not permit the state to take decisive action. Okay. And the sender says, the states are permitted, the chief wildlife warden can act according to the situation that demands. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, if it is needed, will this 1972 Wildlife Protection Act be amended? And also, sir, my request is that the House should discuss this matter. A short duration discussion should be done in this House. Will the Minister please answer? सर, माननीय सदस्य ने 2 विषय रखे हैं। एक तो केरला में जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है और दूसरा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है सर। सर, डिग्रेडेशन के बहुत से वजह हो सकती है सर। हाँ। कर रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, ये बता रहे हैं इंक्रीज हो रहा है। अच्छा सर, जहाँ तक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात है, ये सही बात है कि पूरे देश में ऐसे इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं। हम लोग की सरकार एडुकेट कंपनसेशन देने की हमेशा कोशिश करते हुए देते भी हैं और इसके लिए एक मैनेजमेंट प्लान हम लोग हमारा डिपार्टमेंट बना भी रहा है। आप तो जवाब दो, उधर मत जाओ, जवाब दो आप इधर। सर, आप तो जवाब देते जाओ। सर, जो ये आप माननीय सदस्य द प्रोग्राम ही वांट्स टू नो सर अगेन सर, आई बेग टू से कि ये जो मूल सवाल था वो ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर और आसाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेकर था। और सर, अगर यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा सही बात है, इसके लिए हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोविजंस कर रहे हैं, इसकी जियो टैगिंग की बात हो रही है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं एंड वी आर पुटिंग दीज प्रोसेस इन एक्शन सर। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 225 श्री KC वेणुगोपाल। 225. So the statement is laid on the table. माननीय सदस्य। Thank you very much, Honorable Speaker, for giving me an opportunity to reflect the pain and agony which are facing by the fisherfolk of the country, especially the state of Kerala. The issue is that offshore mining has been declared by the central government and tender processes have started. Basically, started from Kollam to Parap area, which is Ramachandran also representing that constituency, and my constituency, Alappuzha, is also coming under the sea. Honorable Speaker, sir, this is the area where maximum fish breed is there. This is the area where maximum our minerals are there. Without conducting a proper environment study, how do you know how government can go like this type of tender procedure? The fishermen are in a great pain. Last 3 months, they are in agitation. I went to the deeper sea for agitation. But when government is taking a decision, at least they should consult the stakeholders. For this sand mining, offshore mining, fisher folk is one of the major stakeholders. Nobody consulted the fishermen people. Nobody consulted the experts. Sir,
without that study, how can government go to this? Now government is saying, what is government is saying, sir? We will do tender first. After that, the company who got the tender will do the environmental impact study. Sir, what logic is this, sir? What logic is there? So my direct question to the minister, whether the minister is going to reply to the House through you, sir, whether they are going to stop this offshore mining, especially for Kerala. सर, ये जो ऑफशोर एरिया माइनिंग का सवाल है माननीय सदस्य का, सर मैं आपको जानकारी में आपके थ्रू लाना चाहता हूँ कि ये एक्ट 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था सर, एंड दिस वाज मेंट टू प्रोवाइड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन द टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन जो हमारे इंडिया के अंदर आते हैं। ये हम लोगों ने सर 2023 में अमेंड किया था। जहाँ तक आपका सवाल जो कंसर्न रेज किया है कि फिशरमैन का क्या होगा, ब्रीडिंग ग्राउंड का क्या होगा, क्या कंसल्टेशन हुआ कि नहीं हुआ सर इन सारों जवाब का इन सारे सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। सर सारे कंसल्टेशन हुए थे सर ये जब आइडेंटिफाई हुए थे 13 ब्लॉक्स सर, उसके बाद ऑल कंसर्न मिनिस्ट्रीज वर कंसल्टेड इंक्लूडिंग 9 कोस्टल स्टेट्स। सर द ऑफशोर माइनिंग ब्लॉक्स हैव बीन केयरफुली सेलेक्टेड and ensuring that these protected areas and fishing areas remain unaffected. सर मैं जानता हूँ सर केरला असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था अगेंस्ट दिस सर, उस पर भी मैं आई टेक 1 minute here sir. Sir, the consultative process has happened with the state governments and various concerned central ministries, and the same was done at various stages at the time of the amendment in the act itself. Amendment के समय ही हुआ था, फॉर्मेशन जब रूल हुए थे और ऑक्शन हुआ था उस समय भी हुआ था। सर जहाँ तक ये माइनिंग का ऑपरेशन का सवाल है सर, इसमें G1 से लेके G4 तक स्टेजेस हैं सर। इसमें बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि जितने भी एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स की ज़रूरत है अभी स्टेज पे ओनली द ऑक्शन प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड। एडुकेट प्रोविजंस आर देयर इन द एक्ट एंड रूल्स टू एड्रेस एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड दीज कंसर्न्स विल बी एड्रेस्ड व्हेन दे अराइज। फर्दर सर, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन आर अ इंटीग्रल पार्ट सर। ये एम्बेडेड हैं रूल्स में, ऑफशोर एरियाज मिनरल कंजर्वेशन डेवलपमेंट रूल्स 2024 में एम्बेडेड हैं सर एट वेरियस स्टेजेस फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन एंड द ऑपरेशन। हर स्टेज पे प्रिस्क्राइब्ड है कि कैसे सेफगार्ड हम लोगों को रखना है, और सर अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी इट विल बी एड्रेस्ड व्हेन इट अराइजेस। थैंक यू सर। सर एक बार भूल दोबारा देना, सप्लीमेंट्री के साथ देना। Sir, when a poor fisherman going for construct a small hut in the sea coast, CRZ norms is there. Government is stopping them. You cannot construct a small hut in the area. Now you are going to have a maximum impactful mining in offshore. Sir, the study report by this Cochin Fisheries University along with Aquatic Department has been released. That study report clearly telling it is going to affect very severely of the fish breeding. Entire fishermen is agitating. You cannot do mining. I'm a responsible member from Kerala. I can say in this whole house, Speaker, please pardon me, we will never allow this type of mining in Kerala. Definitely we will not. If you want to do, then now you are telling that after we will study. Why don't you stop these tender procedures and you conduct an independent impartial study? Otherwise, we will not allow this mining. Definitely, it is going to affect fisherman community. I think the senior minister is not here. I think the Prime Minister, I already given a letter to the Prime Minister also. Therefore, the government has to come forward for serious action to stop this mining activities. थैंक यू सर। सर माननीय सदस्य ने फिशरमैन की कंसर्न की बात की सर, पहले वो पहले पार्ट में था, मैं भी उसका जवाब दे दूं सर कि और ये जो अभी आपने कहा है सर, आपने CRZ की बात की सर CRZ जो जोन है हमारे देश का वो अपने कोस्ट से केवल 12 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड करता है सर। उसके बाद हम लोगों का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है सर। ये जो माइनिंग हो रही है इट इज़ बियॉन्ड द CRZ जोन, उससे 5-6 किलोमीटर और आगे है सर। वहाँ पे डेप्थ पानी की बहुत ज़्यादा है एंड जो ट्रॉलर्स और जो फिशिंग एक्टिविटी हमारे देश में होती है वो चीज़ बेसिकली एक कोस्ट लाइन के पास में होती है सर। दूसरी बात वहाँ पे एक बहुत बड़ा फिश ब्रीडिंग ग्राउंड भी है। माइंस तो स्टेट का विषय है ना, माइंस तो सर ये माइंस वैसे
सर उन्होंने बताया क्योंकि ना आप- केरल स्टेट सरकार का। सर एक बात सर, वैसे तो ये क्वेश्चन कायदे से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का था सर, लेकिन हमें एड्रेस है तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने की सर तो अगेन सर जहाँ तक हमारे मिनिस्ट्री का सवाल है, हम लोगों का एनवायरमेंटल कंसर्न जो है सर वो विद इन CRZ जोन तक जाता है, जो कि केवल 12 नॉटिकल माइल तक है सर। ये माइनिंग जोन CRZ जोन के भी बाहर है सर। मैं एक और आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ सर कि सर केरला गवर्नमेंट ने, आप सही कह रहे हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं होनी चाहिए वगैरह सर, लेकिन सर मैं केरला गवर्नमेंट का ही सर एक सर्कुलर डेटेड 20/12/18 का मैं रखना चाहता हूँ सर इसमें गवर्नमेंट ऑफ केरला विशेज टू एनकरेज द इम्पोर्ट ऑफ सैंड फ्रॉम अदर कंट्रीज सर। यही सरकार कि वहाँ सैंड की इतनी कमी है कि इंपोर्ट करने के लिए उन्होंने पास किया है। और सर ये जो सैंड, ये ब्लॉक्स हैं, वही बिल्डिंग क्वालिटी सैंड के ही है सर। इससे सबसे ज़्यादा फायदा तो केरला गवर्नमेंट को ही होने वाला है, केरला स्टेट को होने वाला है। सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड दीज बेसलेस कंसर्न्स व्हिच आर बीइंग रेज्ड सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं देखता हूँ। आज रेल पे चर्चा है। 226 मुकेश राजपूत। आप बैठेंगे तो आपको बुलाऊंगा ना, बैठेंगे। नहीं, एन.के. प्रेमचंदन जी को प्रश्न पूछने दो। एन.के. प्रेमचंदन। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I fully endorse the views expressed by learned colleague Sri K.C. Venugopal. Sir, it is a catastrophe is going to happen in the coastal area of the state of Kerala. Sir, let me explain. It comes under my constituency and Alappuzha K.C. Venugopal's constituency. The proposed area for mining is 342 square kilometers of sea area. And this is from 32 nautic miles to 61 nautic miles from the coastal area, where the 85 kilometers of length of this Koilon bank, Kollam Parap, having abundant fish wealth is there. The area which is proposed for sea sand mining is the area we are having the abundant fish wealth, and the Kollam area is having 1/4 of the total production of the fish wealth is there. Sir, in such a situation, without conducting an environmental impact assessment, and sir, the answer is I am seeking protection. Sir, we are seeking protection from the Honorable Speaker because the answer would go to shows that the environmental impact assessment will be done after the bidding process. The contractor or the bidding company will conduct the process. And how can it be? And the second, sir, B part of my supplementary is COP27. Sir, internationally, COP27 conference, which was held in Egypt, so many countries which have experienced sand mining, and it is adversely affected. माननीय मंत्री जी, नो सर ओके सर जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टडी है सर, वो बिफोर माइनिंग ऑपरेशन की जाएगी सर। उसके बेसिस पे ही हम लोग या जो माइनिंग विभाग है वो परमिशन देगा कि माइनिंग हो कि ना हो। उसके पहले सर, बिफोर द ऑपरेशन द एनवायरमेंट स्टडी विल बी कैरिड ऑन, इल बी वेटेड बाय द मिनिस्ट्री सर। इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी भी इसको देखेगा, उसके बाद ही माइनिंग की क्लियरेंस दी जाएगी। क्लियर हो गया ना बात, ये क्लियर है। 226 मुकेश राजपूत नेक्स्ट माननीय मंत्री जी श्री सुरेश कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या मापदंड हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तथा असंगठित क्षेत्र में कामगारों के डेटा का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा। और साथ ही साथ देश में जैसा कि उत्तर में बताया गया कि 30.70 करोड़
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स हैं और मेरे प्रदेश में 19.89 लाख असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। ई श्रम पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से किस प्रकार से इन रजिस्टर्ड कामगारों की सहायता कर सकता है तथा रजिस्ट्रेशन के बाद जो पंजीकृत कामगार है उसको कैसे पता चलेगा कि उस किस स्कीम के लिए नामांकित है, माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा। स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछा है। माननीय अध्यक्ष जी, देश में पहली बार 2021 में देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों की सूची बनाने के लिए तय करा। आज मुझे खुशी है क्योंकि कई प्रकार के अलग अलग सेक्टर होते हैं और अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले असंख्य लोग होते हैं। उसमें से 30 व्यापक सेक्टर में 400 व्यवसायी लोगों की सूची बनाने के लिए सरकार ने एफर्ट करा। मुझे आज बताते हुए खुशी हुई है कि आज ई श्रम पोर्टल पर 30,70,00,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के व्यवसायी लोग हैं, उसको एक ई श्रम नंबर मिलता है। ये नंबर के आधार पर उसकी पहचान होती है। दूसरा क्वेश्चन माननीय सदस्य ने पूछा है कि ई श्रम पोर्टल पर वो रजिस्टर तो हो गए, लेकिन रजिस्टर हो जाने से उसको क्या फ़ायदा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ई श्रम पोर्टल पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिक रजिस्टर हो जाते हैं, उसको कई टाइप की भारत सरकार की स्कीम के साथ जोड़ा गया है, ताकि ऐसे लोगों को मैपिंग करने में सरकार को भी सुविधा रहेगी और स्वयं को भी सूचित रहेगा कि मैं कौन सी योजना के लिए एलिजिबल हूँ। उसके लिए वन नेशन वन रेशन कार्ड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत 13 प्रकार की ऐसी योजना है जो भारत सरकार की योजना में एक ही प्लेटफॉर्म पर मैपिंग से पता चलता है कि कौन सी योजना के लिए वो एलिजिबल है, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। फॉर एग्जांपल, अध्यक्ष महोदय, कोई गांव में कोई गरीब परिवार के व्यक्ति है, उन्होंने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा, तो तुरंत ही हाउसिंग मिनिस्ट्री उसको चेक करेगी, ग्राम विकास मंत्रालय उसको चेक करेगा, उसमें से फ्लैग होगा कि उसके पास आवास नहीं है, तो तुरंत ही उसका अप्रोच करके लास्ट माइल व्यक्ति तक उसका फायदा हो। प्रधानमंत्री आवास थोड़ी मिलेगा उसको। यस, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा। ई श्रम पोर्टल वाले को प्रधानमंत्री आवास थोड़ी मिलेगा माननीय मंत्री जी। हाँ अध्यक्ष महोदय, नहीं मिलेगा। क्यों? प्रधानमंत्री ई श्रम पोर्टल वाले को प्रधानमंत्री आवास तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्राइवेट उसी को मिलेगा ना। अध्यक्ष महोदय, मैं वही कहना चाहता हूँ, वो मैपिंग वो ई श्रम पोर्टल नहीं देंगे, मेरा मंत्रालय नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक ग्राम विकास मंत्रालय मैपिंग से उसको पता चलेगा कि ये श्रमिक है, उसके पास आवास नहीं है, तो मैपिंग करके तुरंत ही उसको इंटीमेट करेंगे कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल है और आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। Thank you, Speaker, sir. Now, we are aware of the fact that a large number of workers in the unorganized sector continue to work past the age of 60 years. My question to the Ministry, sir, through you is, has the government restricted e-Shram portal registration to workers aged 16 to 59 years? Now, and has the government conducted any assessment on the exclusionary impact of the age limit, that is above 60 years? And are there any plans to extend eligibility to ensure social security coverage for senior workers? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर होता है और उसके लिए कई टाइप की योजना के लाभ के लिए वो एलिजिबल होता है। हमने ई श्रम पोर्टल को साथ में नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ भी इंटीग्रेट करा है, ताकि ई श्रम पोर्टल के लाभार्थी अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी योग्यता के अनुसार नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हुई हो तो उसको एनकेस कर सके। यह माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विशेष रूप में पूछा है कि 60 साल की उसकी एज हो जाने के बाद उसको कोई लाभ मिल सकता है क्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को ये संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि
कई ऐसी योजना है, पेंशन योजना भी है, उसमें से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। उसने अपने जब वो काम करते हैं तब पेंशन फंड में पैसा जमा कराया हो, इस योजना में पैसा जमा कराए हैं तो 50% पैसा राज्य सरकार देती है और वो दोनों को मिला के वो 60 एज के बाद उसको 3000 का पेंशन भी उपलब्ध कराया जाता है। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। जिन माननीय सदस्यों की माननीय सदस्य सीट पर आकर बुला करो। जिन सदस्यों की स्थगन सूचना प्राप्त हुई, श्री राजेश रंजन, इमरान मसूद, श्रीमती कनिमोजी करुणानिधि, बी मणिकम टैगोर, विजय कुमार वजंस कुमार, कोडी कुनल सुरेश, नीरज मौर्य, सोगत राय, केसी वेणुगोपाल, बेनी बनन, मोहम्मद जावेद इब्न। आप मणिपत टैगोर जी के इक्वल मत बनो, आप सीनियर व्यक्ति हो, ठीक है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions again